नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना को मिली पूरी छूट। रक्षा मंत्री संग तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस विपिन रावत की बैठक, तनाव पर हुई चर्चा। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सेना को दिया 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड। लद्दाख में जारी है चीन भारत के बीच तनाव। आम जनता पर महंगाई की मार, लगातार 15 दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल पेट्रोल की कीमतें हुई लगभग एक समान। राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कारों की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 4 लोगों ने गंवाई जान। मुरैना तिलवारी में गांव के दबंगों का आतंक, धारदार हथियार से पिता पुत्र पर हमला। हमले में पिता की मौत, बाल बाल बचे दोनों बेटे। देपालपुर के रुद्राख्या गांव के किसानों ने पेश की मिसाल, पहुंच मार्ग को आपसे जन सहयोग से किया ठीक। 12 से 15 किलोमीटर का हुआ सफर का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। भारत और चीन के बीच इन दिनों बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस से मॉस्को के लिए रवाना हुए। राजनाथ का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान यहाँ पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल रहेंगे और राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अगर सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। केंद्र सरकार ने संभावित खतरे की दशा में सेना को फायरिंग करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एलएसी पर 20 जवानों की शहादत के बाद अगर जान को खतरा दिखे तो फील्ड कमांडर ऐसे रणनीतिक फैसले ले सकते हैं। दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था। सूत्रों का दावा है कि अगर सैनिकों की जान खतरे में है, अगर चीनी सेना द्वारा उनके सामने प्राणों का संकट पैदा होता है तो ऐसे में प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। लद्दाख में भारतीय और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। सीमा पर तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया। सेना को मिली यह बड़ी आर्थिक मदद है। चीन के साथ सीमा पर किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी एलएसी पर मंडरा चुके हैं। ऐसे में तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तीनों सेनाओं को आर्थिक शक्तियां केंद्र सरकार ने दी हैं। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के तहत सेनाएं हथियार खरीद सकेंगी। अब इस राशि से किसी भी तरह के नए हथियार खरीदे जा सकते हैं। एमपी के रीवा के फरेदा गांव में शुक्रवार को शहीद दीपक सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उनकी अर्थी को कंधा भी दिया। दीपक के सैनिक भाई ने मुखाग्नि देने से ठीक पहले जय हिंद का नारा लगाया तो लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। देखिए रिपोर्ट। बीते सोमवार की रात लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शहीद दीपक सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम उनके पैतृक गांव फरेदा में किया गया। पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए फरेदा गाँव पहुँचे और शहीद की अर्थी को कंधा दिया। शहीद दीपक सिंह को मुखाग्नि उनके भाई ने दी। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता के जय घोष के नारों से फरेदा गांव के लोग गर्व महसूस करते रहे। हालांकि मुखाग्नि देने से ठीक पहले जब शहीद दीपक के सैनिक भाई ने जय हिंद सर कहते हुए अंतिम विदाई दी तो लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। बता दे, बच्चे बूढ़े नौजवान हर कोई रीवा के इस लाल की शहादत के सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। वीर सपूत की शहादत को सलाम करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने दीपक की अर्थी को खुद कंधा दिया। चौहान के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री दीपक की दादी और पत्नी से भी मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। शहीद को अंतिम विदाई देने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुश्मनों को मारकर वीर दीपक सिंह शहीद हुए हैं। ऐसे सपूतों को रहते भारत माता की ओर से कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हमें ऐसे शहीद पर गर्व है। मैं उस माँ और पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। आज रीवा का यह गांव धन्य हो गया है। इस गांव के सपूत ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। भगवान परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। रीवा जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस मां को प्रणाम करता हूं, पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है। इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में ही पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से, परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था करेंगे। शहीद को अंतिम विदाई देने के बाद सीएम ने कहा कि शहीद दीपक सिंह जैसे सैनिकों के रहते भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। हमें ऐसे शहीद पर गर्व है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। भारत चीन सीमा पर हिंसक टकराव में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर सर्वधर्म एकता समिति के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सिरवानी की तहसील प्रांगण में बने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से डबरा विधानसभा सीट को मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां से पहले ही कांग्रेस की इमरती देवी 3 बार डबरा विधानसभा पर अपना दबदबा बनाए चुकी हैं और उन्हें रिकॉर्ड तोड़ जीतें भी दर्ज की हैं। लेकिन अब मामला कुछ और है। अब इमरती देवी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और चौथी बार भाजपा की तरफ से अपना भाग्य आजमा रही। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर रस्साकशी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने झोंकी ताकत। दांव पर लगी दिग्गज नेताओं की साख। उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है डबरा। कांग्रेस का 3 बार से है डबरा सीट पर कब्जा। इमरती देवी गांव-गांव जाकर कर रही जनसंपर्क।
मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से डबरा विधानसभा सीट को मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां से पहले कांग्रेस की इमरती देवी 3 बार डबरा विधानसभा पर अपना दबदबा बनाए रखा है और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत भी दर्ज की है। लेकिन अब मामला कुछ और है और अब इमरती देवी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जो चौथी बार भाजपा की तरफ से अपना भाग्य आजमा रही हैं, क्योंकि डबरा विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गृह निवास है और इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं। इसलिए दोनों की साख इस विधानसभा सीट पर टिकी हुई है, जिसे हथियाने के लिए कांग्रेस अपनी जी जान एक करने में लगी है। कांग्रेस में टिकट को लेकर संघर्ष। डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से केवल एक ही नाम सामने आ रहा है, वह इमरती देवी, जबकि देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस कारण से कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के साथ डबरा में एक सभा ली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सर्वे के अनुसार ही टिकट की घोषणा की जाएगी। टिकट की दावेदारी के लिए सभी उम्मीदवार अपनी ताल ठोक के नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और किसे मायूस करती है। कांग्रेस में जो डैमेजर था, जो विस्फोटक व्यक्ति था, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। कांग्रेस में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक व्यक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े विस्फोट। कभी किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते। लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मन भर गया, उनके सिस्टम से मन भर गया, तो हमारे यदि आएंगे तो स्वागत है। अभी मैं कल एक चैनल पर देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जो है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको, जोशी जी को हाथ फेरा, उनको सेट किया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस के लोग हमेशा एक सिस्टम से काम करते हैं, गांधीवादी लोग हैं। हम लोग कभी ये खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं। सिंधिया की औकात का आपको पता लग रहा होगा। ये आजकल 2 कौड़ी के कार्यकर्ताओं को फोन लगा रहे हैं और उनकी हैसियत देखिए, उनकी हैसियत हमेशा कांग्रेस में हुआ करती है। कांग्रेस से चलेगा, उनको पता लग जाएगा ये डबरा में 5 पार्षद के टिकट नहीं दिला पाएंगे। मतदाता कार्यकर्ता जिसमें चलेगा उसको टिकट मिलेगा। ये मेरा, ये तेरा, ये सब चीजें प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। तो कांग्रेस का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, सबको अधिकार है टिकट का। देखिए, ये विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लादे गए। अच्छी भली सरकार चल रही है, कुछ बिकाऊ लाहौल नहीं, क्योंकि ये जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, 5 साल के लिए चुनकर इन लोगों को भेजा था। ये अपमान हुआ है मतदाता का, ये अपमान हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता का। कांग्रेस में विरोधाभास का दौर जारी। उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में विरोधाभास प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अन्य दलों से कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले लोगों का विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराज सिंह राजौरिया का मानना है कि हम कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं, इसलिए पहले उपचुनाव में जो कार्यकर्ता कांग्रेस में 15 सालों से कार्य कर रहे हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए और यदि उन्हें मौका नहीं मिलता तो हम इसका विरोध करेंगे। तो जो वरिष्ठ नेतृत्व है, अगर उन्हें टिकट देते हैं तो हम सहमत हैं। जिसको भी पार्टी टिकट दे, हम उसको के लिए जी जान लगा के मेहनत करेंगे, चुनाव जिता के लिए। ये हमारा वादा रहा। बाकी मेरा भी एक विचारधारा है और भरोसा ऊपर नेतृत्व पे। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं न कहीं पार्टी हित में, पार्टी के झंडा डंडा लेने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाने की उनकी भी मंशा कहीं न कहीं होगी। कुछ दिन पहले एक सभा में पूर्व मंत्री लाखन सिंह के बयान पर भी महाराज सिंह राजौरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि लाखन सिंह जी ने कहा था, दोबारा कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएंगे और जो लोग नए लोग हैं उनको हम विरोध करते हैं और ऐसा ही रवैया रहा कांग्रेस के लिए। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हमसे और सीनियर भी लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि जो सीनियर लोग हैं उनको मौका दिया जाए, अन्य दलों से आए हुए लोगों को मौका नहीं दिया जाए। ऐसी स्थिति रहेगी तो हम जन आंदोलन हम अपनी पार्टी के विरोध में भी करेंगे। बीजेपी उपचुनाव को जीतने में लगा रही जोर। भाजपा ने अपना उम्मीदवार इमरती देवी को घोषित कर दिया है। इमरती देवी हर रोज गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा की ये एकजुटता कहीं न कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ जाए।
अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका देगी जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, उन पर अपना दांव आजमाएगी या बीजेपी की चमकेगी किस्मत। डबरा से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर सोमवार की सुबह 2 4 पहिया वाहनों की सीधी भिड़ंत हो गई। बता दें कि इस भिड़ंत में परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, साथ ही वाहन सवार एक संत की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि पिछले एक माह में करीब 4 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। नलखेड़ा विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में शनिवार की रात 3 अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे की तरफ से सांदीपेंद्र आश्रम के पीछे से घुसने का प्रयास किया, पर गार्ड के जागने पर चोर भाग निकले। बता दें कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना ज्ञात हो गई। मंदिर समिति की सूचना पर पुलिस द्वारा फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। बता दें कि इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। आज रात करीबन 12:30-1 बजे की बात है। कुछ लोग चोरी के इरादे से, जैसा कि फुटेज में दिख रहा है, मंदिर में घुस रहे थे, लेकिन गार्ड और जो हमारे पॉइंट लगते हैं इनकी सतर्कता की वजह से गार्ड सतर्क था वहाँ पर, तो वो कुछ वारदात कर नहीं पाए। असफल रहा उनका प्रयास और वो भाग गए। उनकी सर्चिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। भिंड में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हो गई, जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और दोनों पक्षों में 2 लोग घायल भी हो गए। पूरा विवाद पानी की लेज़म टूटने से हुआ। घटना मेहौना थाना क्षेत्र के अचलपुरा गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन बहुत जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेकिंग पर फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी के देपालपुर में गांव के लोगों ने मिसाल पेश की है। यहाँ ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर करीब 2 किलोमीटर तक की सड़क खुद ही सही करवाई। इससे पहले सड़क का बहुत बुरा हाल था, लेकिन ग्रामीणों की एकता ने एक मिसाल कायम की, साथ ही गांव के लिए सड़क में भी सही कराया।
भिंड में कोरोना का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना का संकट अब पुलिस फोर्स पर मंडराने लगा है। जहां कोतवाली के एक आरक्षक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से 12 आरक्षकों को क्वारंटाइन किया है, तो वहीं एसएएफ बटालियन के एक एसआई सहित 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बटालियन के 43 सिपाही क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन का भी एक जवान आज पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। वही जिला पंचायत भी अछूती नहीं रही, जिसमें एक अधिकारी सहित 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 138 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 103 केसों को मैं डिस्चार्ज कर चुका हूँ। अभी वर्तमान में 35 केस एक्टिव हैं जिले में, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। मैं कल जो एक पॉजिटिव आया था एसएएफ का कृष्णा नाम का सब इंस्पेक्टर, उसका एक कॉन्टैक्ट जिसकी हमने कल सैंपल भेजी थी, आज वो रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। ऐसे ही पुलिस लाइन में जो अजय भदौरिया रहते हैं, उनका एक कॉन्टैक्ट वो भी पॉजिटिव आया है। और जिला पंचायत के जो बाबूजी हैं, उनके 2 कॉन्टैक्ट हमने भेजे थे और दोनों पॉजिटिव आए हैं। करीब 10-15 लड़कों को किया है क्वारंटाइन, जो उसके साथ में रहते थे। वैसे ये जो हमने क्वारंटाइन 10-15 लड़के किए हैं, वो उसके साथ नहीं रहते थे, उसके साथ केवल एक रहता था। और जो पॉजिटिव आया है उसकी ड्यूटी चार्ली में थी। चार्ली की ड्यूटी केवल फील्ड की रहती है, थाने में उसका कोई काम नहीं है। फील्ड से ही वो आपस में चेंज हो जाते हैं। 2 लोग रहते हैं इसके साथ में। दूसरा जो रहता था उसको भी हमने सैंपल करा दिया क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान बहानी में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर गए हुए थे, तो वो बहानी में उनकी आमद हुई थी, तो उनको छोड़ने के लिए शासन के आदेश अनुसार छोड़ने के लिए वो सब इंस्पेक्टर साहब जो भोपाल गए हुए थे। तो भोपाल से जब वो छोड़ के उन अधिकारी कर्मचारी वापस आए तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम उन्होंने अपनी जांच कराई। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके संपर्क में जो लोग आए थे, करीब 43 लोग उनके संपर्क में आए थे। 43 में से कल 16 लोगों की जो सैंपलिंग करा दी गई थी। बचत के लोगों की सैंपलिंग आज कराई जा रही है, जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। जिनकी कल सैंपलिंग होगी उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावना है। टोटल 43 लोग टोटल थे, इसमें से 16 की सैंपलिंग हो चुकी है और बाकी की आज हो रही है। मुरैना में नगर निगम कोरोना को आमंत्रण दे रहा है। नगर निगम के ऑफिस टाउन हॉल में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाथ फेरा पंजीयन के दौरान श्रमिक पंजीयन के लिए 2 सप्ताह से पहुंच रहे सैकड़ों महिलाएं पुरुष की भीड़ बिना लाइन और मास्क के खड़ी रहती है। मामले में प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही। कितने दिन से आ रही है? लेन तो यहाँ कोई लगी नहीं रही, गड़बड़ हो रहा है। ऐसी लगन की कल 9 बजे से आया हूँ। यहाँ कोई लाइन वाइन नहीं लगवाता? वो नहीं है, ड्राइवर जाते हाँ, जिला का पंजीयन करने के लिए तो जाने इतनी भीड़ है, लाइन वाइन नहीं लगवाई जा रही है। कोई ये तो व्यवस्था हुए लोग खरीद ही रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं। कितने दिन से भीड़ हो रही है? कम से कम 10-15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। खबर ग्यारसपुर से है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर खुद विधायक ने जाकर मौके पर सड़क निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि वाकई ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा जो ठेकेदारों को सड़क निर्माण का कार्य दिया गया था, वो पूरी तरह से गुणवत्ताहीन हो रहा है। ये सड़क शनाई से गुलाबरी तक डाली जानी थी, जिसकी लंबाई 10.6 किलोमीटर है। विधायक ने सड़क की उच्च स्तरीय जाँच करने की बात कही है। एकदम घटिया निर्माण हो रहा है जी। उधर ठेकेदार का कहना था कि 6 mm डालना है, इनसे पूछा तो कहने लगे 20 mm डालना है जी। पता चल रहा है कि ना 20 mm है ना 6 mm है जी। और आप देखो तो कैसे गिट्टी ऐसे उखड़ रही है कि जैसे उसमें डामर तो मिला ही नहीं है जी। जी, स्मेल इस प्रकार कैसी आ रही है? इसमें जो स्मेल ऐसी दे रहा है जैसे रबर मिला के और काम कर रहे हैं, डामर की स्मेल ही नहीं है इसमें जी। जी
निजी व सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनके स्कूल फीस तो बाकी है ही, ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी वहन करना पड़ रहा है। कोरोना में साबुन डिटर्जेंट का खर्च दोगुना हो चुका है। डिसइंफेक्टेड, मास्क, सैनिटाइजर का नया बोझ भी है। वहीं लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों में आम आदमी की हालत खराब कर दी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का संकट आम आदमी की जेब पर भी भारी रहा। महंगाई नहीं होने के बावजूद बाजारों में महंगे दामों पर किराना खरीदना पड़ा। फल सब्जी के मनमाने दाम चुकाने पड़े। हालांकि इस दौरान पेट्रोल डीजल का खर्च बचा, लेकिन साबुन, सोडा और सैनिटाइजर का बोझ बढ़ गया। अनलॉक 1 के बाद बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन घर का बजट बिगड़ गया है। एक 6 सदस्यों वाले सामान्य परिवार पर महंगाई के साथ संक्रमण के बचाव के साधनों व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के खर्च ने भी जगह बना ली है। निजी और सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस तो बाकी है और ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी बहना शुरू हो गया है। अनलॉक 1 के बाद भले बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से नहीं होने से बाजार में कीमतें ज्यादा ली जा रही हैं। आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को लगातार 15वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। पेट्रोल के दाम जहां 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं, वहीं डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 15 दिन में डीजल के दाम 8 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। वहीं इसी दौरान पेट्रोल 7 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार ईंधन की कीमतों में देश भर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वैट की वजह से विभिन्न राज्यों में यह बढ़ोतरी अलग अलग होती है। ईंधन के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा लगभग 2/3 बैठता है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 प्रति लीटर या 64% है। इसमें से 32.98 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपए स्थानीय बिक्री दर या वैट है। महंगाई की दोहरी मार से घर के बजट के साथ तेल भी जेब जला रहा है। महंगाई ने अब आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।